बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के सेकंड पेपर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिकली दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे दीर्घोत्तरीय जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो कल की परीक्षा में ये प्रश्न आपके आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट का कल आपका पेपर लगा हुआ है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये लिखित टाइप का मॉडल पेपर होगा। एक प्रकार से बोले तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उनके, और उत्तर आपको लिखे हुए दिखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। और मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा नहीं पाया, इसके लिए आपको एक प्रकार से इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चूँकि क्या हुआ कि भाई उतना ज़्यादा एक प्रकार से इस समय बड़ी दिक्कतें चल रही थी, तो मैंने कहा, और समय भी नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कहा चलिए कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा। आप लोगों के इतने कमेंट आ गए। एक पेपर जो जियोग्राफी का महासंग्राम पेपर 1 मैंने दिया था, वो सुबह दे दिया था, लेट हो गया था थोड़ा-सा। वैसे वो वीडियो रात में ही शूट हो गई थी, लेकिन एक प्रकार से वो मुझे पता ही नहीं चला कि पेपर आपके कल हैं, ठीक है। लेकिन आज पता चल गया कि भई आपका पेपर जो है कल लगा हुआ है सुबह मीटिंग में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको शाम मीटिंग में ये वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, पौराणिक काल के भूगोल की समीक्षा कीजिए। या आपसे प्रश्न ऐसा पूछेगा कि जो है भारतीय भूगोलवेत्ताओं का या भारत का जो प्राचीन ज्ञान है उसका क्या योगदान रहा है भूगोल में, या एक प्रकार से भारत में भूगोल के बारे में लोग क्या जानते थे, ठीक है। भारतीय धर्म ग्रंथों, भारतीय धर्म शास्त्रों में या वेदों में जो है भूगोल के बारे में क्या बताया गया है, ये आपको यहाँ पर एक प्रकार से आज मैं बताने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर मैंने रखा है। तो ज़रूरी नहीं कि यही एक प्रश्न आपको मैं आज बताऊँगा। आज के वीडियो के माध्यम से लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको मैं बताऊँगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। चलें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पौराणिक काल के भूगोल की समीक्षा कीजिए। भूगोल में पौराणिक काल में या एक प्रकार से जो एक प्रकार से पुराणों का काल रहा है, उसमें भूगोल में क्या-क्या बताया गया पुराणों में। तो देखेंगे, पुराणों के भुवन कोश में विश्व और भारत से संबंधित अनेक उपयोगी तथ्य उपलब्ध हैं, यानी जानकारी मिली है। पुराणों में प्राप्त भौगोलिक ज्ञान को संक्षेप में निम्नवत समझा जा सकता है, जैसे कि पहली बात तो ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के तमाम प्रकार की जानकारी हमको ब्रह्मांड से मिलती है। दूसरी बात, विभिन्न लोकों और पातालों का भी वर्णन हमको मिलता है। तमाम प्रकार के लोकों का वर्णन, लोकों में आप देखते हैं सृष्टि में भूलोक हो गया, भूरलोक हो गया, स्वर्गलोक हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के। ऐसे पाताल की अगर बात की तो पाताल में आप देखेंगे ये तल, बितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, ये सब एक प्रकार से पातालों के बारे में बताया गया है। ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के एक प्रकार से बताएगा कि भाई इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। सृष्टि की उत्पत्ति में बताएगा कि भाई ये जो है मत्स्य अवतार आप देखते हैं भगवान विष्णु का जब होता है, उस दौरान सृष्टि की उत्पत्ति वो कर रहे होते हैं। सृष्टि का उत्पत्ति और विनाश का क्रम जो है चलता रहता है। सृष्टि उत्पन्न होती है, फिर इसका विनाश होता है, फिर सृष्टि उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से बताया गया है, अभी मैं चर्चा करूँगा। तीसरी बात है, महाद्वीपों और सागरों का वर्णन भी किया गया है। तमाम प्रकार के जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा सागरों के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। और आप देखेंगे जैसे तमाम प्रकार के महाद्वीप, तमाम प्रकार के सागरों के बारे में जो आपको इस समय वास्तव में मिलते हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है। युगों और सृष्टि का वर्णन किया गया है, यानी कि जो युग है जैसे कि आपका द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग, ऐसे ये युग होंगे, उनके बारे में सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ, उत्पन्न कैसी हुई सृष्टि, ये सब बताया गया है। विभिन्न द्वीपों के पर्वतों और नदियों का वर्णन भी मिलता है। विभिन्न महाद्वीपों पर जो है एक प्रकार से पर्वत हैं, पठार हैं, नदी हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। रामायण में आप देखते हैं तमाम प्रकार के जैसे दंडकारण्य आपको मिलता है। दंडकारण्य मतलब कि आरण्य मतलब होता है जंगल, दंडक वन जो है, दंडक वन जो पंचवटी का वन है वही दंडक वन होता है, ठीक है। तो आप जाएँगे दक्षिण भारत में तो दंडकारण्य मिलेगा, ठीक है। तो वही पंचवटी वाला दंडकारण्य था जहाँ पर भगवान राम ने मतलब भगवान राम और लक्ष्मण और माता सीता रहा करती थी, और शूर्पणखा राक्षसी आई थी तो लक्ष्मण ने उनकी नाक काटी थी। वो दंडकारण्य ही है, दक्षिण भारत में पड़ता है, ठीक है। उस वही पंचवटी वन जो था वही दंडकारण्य है। तो ये सब महाभारत में मिलता है। और गंगा नदी का वर्णन, यमुना नदी का वर्णन आप देखेंगे जब ये जा रहे होते हैं भगवान राम, तो वहाँ पर गंगा नदी मिलती है, चित्रकूट में आप देखते हैं, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे जो केवट मिलता है, तो वो सब सारी सारी चीज़ें आप देखते हैं। तमाम प्रकार के भौगोलिक ज्ञान रामायण से, महाभारत से, वेदों से, पुराणों से, सबसे मिलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक प्रदेशों और उनके निवासियों का व्यवसाय क्या था, इसका भी वर्णन मिलता है। जलवायु और मौसम का वर्णन भी मिलता है। वनस्पतियों और फलों का वर्णन भी मिलता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे।
तो पौराणिक साहित्य में अगर देखा जाए तो पौराणिक साहित्य में आप ऐसे लिखेंगे कि पौराणिक साहित्य में अनेक लोकों की कल्पना की गई, कई सारे लोक हैं। एक पुराण है आपका कूर्म पुराण। कूर्म पुराण पुराण की अगर बात की तो 41वें अध्याय में कूर्म पुराण के भू आदि 7 लोकों के बारे में बताया गया है। एक तो भूलोक है ही है, इसके अलावा 7 लोकों के बारे में कुल मिलाकर के बताया गया है। सृष्टि में पहला आपका लोक है भूलोक, दूसरा है भूलोक, तीसरा है स्वर्गलोक, चौथा है जनलोक, पांचवा है तपोलोक, छठवा है आपका सत्यलोक। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से, इसके अलावा अंड से, मतलब ये सब एक अंडे से उत्पन्न बताए गए। अंडे मतलब कि एक नेबुला से उत्पन्न बताए गए हैं, या इसी को निहारिका भी बोलते हैं। वाव्य राशि परिकल्पना आप देखते हैं उसमें भी निहारिका से उत्पन्न माना जाता है। तो आजकल के जो नई नई थेरी आई विभिन्न विद्वानों ने दी है, विदेशी विद्वानों ने, वो सब इसी पर आधारित है। यानी कि जो एक प्रकार से इनकी उत्पत्ति जो हुई है जनलोक की, तपोलोक की, सत्यलोक की, स्वर्गलोक की, भूलोक की, भूरलोक की, इन सभी की उत्पत्ति जो हुई है एक अंडे से हुई है, या अंडे का मतलब नेबुला यानी कि निहारिका से हुई है। सूर्य और चंद्रमा की किरणों से जहाँ तक का भाग प्रकाशित होता है उतने भाग को पुराणों में भूलोक कहा गया। यानी कि जहाँ तक सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पहुँचता है उस लोक को हम भूलोक कहते हैं। ऐसे ही सारे लोकों के बारे में बताया गया है। अगर आप पुराणों को उठाएंगे, कोई भी पुराण उठा लेंगे, तो उसमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सूर्य के परिमंडल से भूलोक का जितना परिमाण होता है, मतलब सूर्य के परिमंडल से परिमंडल मतलब जो सूर्य का आभामंडल है, सूर्य का प्रकाश जहाँ 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 तक जाता है वो सूर्य का परिमंडल हो गया। वहाँ से लेकर के भूलोक का जितना परिणाम है उतना ही विस्तार भूलोक का भी सूर्य के मंडल से ही आकाश के ऊपर की ओर, जहाँ तक ध्रुव तारा स्थित है वहाँ तक होता है। वहाँ तक के मंडल को स्वर्गलोक भी कहते हैं, स्वर्गलोक। इसके अलावा वहाँ वायु की नेमिया यानी चक्र होते हैं, वलय होते हैं, आवाह, प्रवाह, अनुवाह, संवाह, विवाह, उसके ऊपर परावाह होता है और सबसे ऊपर परिवाह होता है। इस तरीके से आप देखते तमाम प्रकार के लोक स्थित हैं, ये सब बताया गया है। परिवाह नामक वायु की 7 नीतियाँ हैं ये सब वायु की। कूर्म पुराण के 44वें अध्याय में यह आदि लोकों के विस्तार का वर्णन भी बताया गया है। ध्रुव तारा के ऊपर 1 योजन, जब आप 1 योजन विस्तार वाला जो लोक है उसी को महालोक कहते हैं। महरलोक, महरलोक के ऊपर 2 करोड़ योजन वाला जो लोक है उसको जनलोक कहते हैं। जनलोक के ऊपर तपोलोक पड़ता है जो कि 3 करोड़ योजन दूरी पर है। इसके 3 लोक करोड़ मतलब कि 3 योजन का मतलब 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। तपोलोक के ऊपर 6 करोड़ योजन तक सत्यलोक फैला हुआ है। इसके अलावा सत्यलोक को ही ब्रह्मलोक बोलते हैं। ठीक है, सत्यलोक को ही क्या बोलते हैं, ब्रह्मलोक बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पुराणों में जानकारी मिल जाएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा बहुत अगर भी आपके माइंड में रुका रहेगा तो अगर आप इनमें से लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे पुराणों में 7 पातालों का भी वर्णन मिलता है। 7 प्रकार के पाताल बताए गए हैं जो पृथ्वी को एक प्रकार से बांटते हैं, पृथ्वी के नीचे हैं। पहला है आपका तल, दूसरा है बितल, तीसरा है नितल, चौथा है सुतल, पांचवा है तलातल, छठा है आपका रसातल और आपका 7वां है आपका महातल। ठीक है, ये सरकरामय है सब। सुतल पीत वर्ण का है, नितल मूंगे के समान है, बितल सफ़ेद वर्ण का होता है, तल कृष्ण वर्ण का है। तो इस तरीके से पृथ्वी का जो एक प्रकार से जो आंतरिक संरचना है उसमें तल, बितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल और महातल है। ठीक है, महातल सरकरामय है, सुतल आपका पीले वर्ण का है, नितल मूंगे के समान है, मूंगे की चट्टानें जो होती वो, बितल जो है आपका सफ़ेद वर्ण का है, तल आपका कृष्ण वर्ण का है। इस तरीके से ये एक प्रकार से पृथ्वी के 7 पाताल बताए गए हैं पुराणों में। पुराणों में यही नहीं 9 ग्रहों के बारे में बताया गया है, नक्षत्रों का विस्तार कैसे है, ग्रह कैसे फैले हैं, इन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया गया है। पौराणिक काल से ही आप देखते हैं 9 ग्रहों की मान्यता है। पंडित जी लोग 9 ग्रहों की पूजा करवाते हैं जिनमें एक मंत्र वर्णित है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य चा गुरुर च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करह भवन्तु। ये श्लोक आप देखते हैं पुराणों वगैरह में मिलते हैं आपको। कौन सा? ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य चा गुरुर च शुक्र शनि राहु केतवा। ठीक है, ये इतने ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों के बारे में बताया गया है। 9 ग्रहों में आपका सूर्य भी आता है, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। ठीक है, तो 3, 3, 6 और 3, 9। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तो ये एक प्रकार से इतने ग्रह बताए गए हैं, जिनमें से चंद्रमा जो आज उपग्रह है, इसको भी ग्रह माना गया है, सूर्य भी एक ग्रह के रूप में माना गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पुराण के अनुसार भूमि से 1 लाख योजन ऊपर, मतलब पृथ्वी से 1 लाख योजन की दूरी पर आप देखते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते तो उसमें क्या लिखा है कि जो है लील्य होता है मधुर फल जानू। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़िए तो आप उसमें क्या लिखा रहता है, हनुमान चालीसा में आप देखते हैं ये क्या है, लील्य होता है ये मधुर फल जानू, मतलब कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, क्या लिखा है, युग सहस्त्र यानी सहस्त्र योजन, 1 लाख योजन। ठीक है, सहस्त्र योजन मतलब कि एक प्रकार से लगभग 1 लाख ऊपर जो है सूर्य का मंडल स्थित है। सूर्य से भी 1 लाख योजन ऊपर जो है के भाग में चंद्रमा का मंडल स्थित है। तो इस तरीके से ये वर्णन जो है बताया गया है। आपको बता दूं कि जो है भगवान मतलब पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो एक प्रकार से युग सहस्त्र योजन परिभानु और लील्य होता है मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा में आप देखते ही चौपाई मिलती है। ठीक है, अगर आप इसकी गणितीय रचना को निकालेंगे तो आपका जो आज का विज्ञान बताता है उतनी ही दूरी निकलेगी। सहस्त्र योजन को आप अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से वो जाकर के आज के बराबर ही निकलेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पुराण के अनुसार भूमि से 1 लाख योजन ऊपर सूर्य का मंडल स्थित है। सूर्य से भी 1 लाख योजन ऊपर के भाग में चंद्रमा का मंडल स्थित है, और उससे भी 1 लाख योजन पर आप देखते हैं स्थित है आपका सूर्य, मतलब संपूर्ण नक्षत्र मंडल स्थित, जिसमें 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र मंडल से 2 लाख ऊपर योजन, मतलब 2 लाख योजन की दूरी पर बुध जो कि एक ग्रह है स्थित है। बुध से उतनी ही दूरी पर, ठीक है, यानी 2 लाख दूरी पर, 2 लाख योजन की दूरी पर बुध से शुक्र स्थित है। शुक्र से 2 लाख योजन की दूरी पर मंगल स्थित है। मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख योजन की दूरी पर शनि स्थित है। और जिन्हें सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है, शनि के कौन है, सूर्य के पुत्र भी हैं, पुराणों में बताया गया है बिल्कुल। और इसे नवग्रहों का मंडल एक प्रकार से इस तरीके से पूरा 2-2 लाख के किलोमीटर, मतलब 2-2 लाख योजन की दूरी पर स्थित है। ग्रहों के इस मंडल से 1 लाख योजन की दूरी पर सप्तऋषि, ग्रहों के इस मंडल के यानी कि पूरा का पूरा जो नवग्रह मंडल है, इस नवग्रह मंडल के बाद में सप्तऋषि मंडल प्रकाशित होता है। सप्तऋषि मंडल तारा है, जो सप्तऋषि तारा आज भी आप देखते हैं जो 7 होते हैं इस तरीके से, ये 4 कोना और एक ऐसे ऐसे करके ये आपका 3 होता है। ठीक है, ये सप्तऋषि मंडल होता है। तो ये एक प्रकार से वर्णित है, सप्तऋषि मंडल प्रकाशित होता है। इसके 1 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि तारा मंडल के ध्रुव तारा स्थित है, और ध्रुव तारा ही संपूर्ण ज्योतिष चक्र का केंद्र रूप माना जाता है। और केंद्र में ज्योतिष जो शास्त्र होता है, ज्योतिष में ध्रुव तारा को केंद्र मान करके ही एक प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं करी जाती हैं। पुराण के अनुसार पृथ्वी के अतिरिक्त जो है 8 अन्य ग्रह हैं, जिसमें आपका जो है चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य, ये एक प्रकार से माने जाते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका पौराणिक काल में भूगोल की समीक्षा इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, भास्कराचार्य बड़े विद्वान हुए हैं भूगोल के, उन्होंने एक प्रकार से आप देखते हैं भूगोल के बारे में गुरुत्वाकर्षण से लेकर के और भी तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, भास्कराचार्य ने, ज्योतिष ग्रंथ भी भास्कराचार्य के फेमस हैं। आप देखते वाल्मीकि रामायण में आप देखते हैं जो एक प्रकार से है तमाम प्रकार के जो है जानकारी मिलती है। राम के वनवास में आप देखते हैं जो है सीताहरण के बाद में रावण पुष्पक विमान पर जिन जिन भागों से वो लेकर के उड़ा, धरातल और वहाँ का लक्षण, मौसम, जलवायु सब के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आप देखते हैं दक्षिण भारत में लंका की स्थिति जो है वो रामायण से ही मिल जाती है। इसके अलावा उसमें जो समुद्र वगैरह है, हिंद महासागर वगैरह, उसकी जानकारी मिलती है। हिंद महासागर को लवण सागर भी कहते थे, तो ये भी मिल जाता है। शुद्धोद यानी गंगा का मुहाना शुद्धोद कहलाता था। दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह को एक प्रकार से जो प्रशांत महासागर का जो जो एक प्रकार सागर है उसी को क्षीरोद बोला जाता था। तो ये सब एक प्रकार से वर्णित है। आर्यभट्ट भी भारतीय विद्वान हुए हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे भारत में कई प्रकार के नवद्वीपों के बारे में भारत में बताया गया है। ठीक है, नवद्वीप हैं, विष्णु पुराण में 7 द्वीपों के बारे में बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में पर्वत, वन, प्राकृतिक सौंदर्य, नदी, झील, इन सभी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भारतीय इतिहास जो है वो एक प्रकार से, मतलब भारतीय जो ग्रंथ हैं वो भारतीय भूगोल के बारे में बढ़िया जानकारी देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता काल में आप देखते हैं उसकी जानकारी मिलती है। वैदिक काल में आप देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, ये वैदिक काल में वेदों में ही मिल जाती है। ठीक है, महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत में तमाम जानकारी आपको मिल जाती है। पर्वत, पठार, वन क्षेत्र, जानकारी तमाम प्रकार के जनजातियों की। आप देखते हैं जो वानर थे वो भी एक जनजाति ही थी, वानर।
ठीक है। जो हनुमान जी थे, ये एक प्रकार से बानर थे, मनुष्य के ऐसे इनके आकार होते थे, मुँह इनका बंदरों के जैसा होता था, शरीर एकदम से तो आप देखते टीवी वगैरह में, तो ये एक ऐसी जनजाति हुआ करती थी। तो इस तरीके से जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है यूनान के प्रमुख विद्वान या यूनान का जो क्या योगदान रहा है? यूनानी भूगोलवेत्ताओं का भूगोल में क्या योगदान रहा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि 600 ईसा पूर्व की अगर बात की जाए, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का जो काल रहा है यूनान का स्वर्ण काल कहा जाता है। भूगोल का नामकरण से लेकर के उसको प्रारंभिक व्यवस्थित रूप देने का काम यूनानी विद्वानों ने किया है। यूनानियों ने खगोल विद्या, गणितीय भूगोल, भूविज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान के विकास में काफ़ी योगदान दिया है। सर्वप्रथम यूनानियों ने ही रेखा जाल का आधार एक प्रकार से विश्व का मानचित्र बनाया। गणित भूगोल का विकास थेल्स और अनेक्सिमेंडर के द्वारा किया गया और इसकी चरम बिंदु पर इरेटास्थनीज जो थे उसने एक प्रकार से इसको पहुंचाया गणितीय भूगोल को। इसके अलावा आप देखते हैं सिकंदरिया मिस्र में संग्रहालय और पुस्तकालय की स्थापना की गई। इसी संग्रहालय और पुस्तकालय में रह करके इरेटास्थनीज और हिप्पारकस ने पृथ्वी की परिधि के मापन और आकृति संबंधी तमाम प्रकार के वैज्ञानिक अवलोकन प्रस्तुत किए। तो इस तरीके से जानकारी बहुत ज़्यादा यूनानियों ने भी दी है। अब यूनान के जो प्रमुख विद्वान हैं उनके बारे में अगर बताऊं तो पहला नाम आता है होमर का। होमर की अगर बात की तो इसके दो महाकाव्य हैं होमर के, एक है इलियड और दूसरा है ओडिसी। इलियड और ओडिसी इसके दो महाकाव्य हैं, ठीक है। और इसका मानना था होमर का कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी गोल है और इसके चारों ओर सागर सरताएं हैं, मतलब कि सागर और नदियों से घिरा हुआ है पृथ्वी, जबकि आकाश ऊंचे पर टिका हुआ है। होमर ने चारों मतलब कि चारों ओर जो चारों ओर से जो आने वाली हवाएं हैं उन हवाओं के बारे में भी वर्णन किया है। बोरेस वो कहा कि बोरेस नाम की हवा जो है उत्तर दिशा से आती है, नोरस जो हवा है वो दक्षिण दिशा से आती है, थोरंस हवा है पूर्वी दिशा से आती है और जयफेरस नाम की दिशा जो हवा है वो पश्चिम दिशा से आती है। इस तरीके से इसने चारों दिशाओं से आने वाली हवाओं का भी नामकरण किया। तो ये होमर था जिसने इलियड और ओडिसी नामक दो महाकाव्य लिखे जिसमें एक प्रकार से पृथ्वी को गोल बताया और चारों तरफ से घिरा हुआ तो ये एक प्रकार से होमर था जिसने इलियड और ओडिसी नाम के दो महाकाव्य लिखे और एक प्रकार से पृथ्वी को गोल बताया और ये बताया कि सागर सरताओं से यानी कि समुद्रों से घिरा हुआ है पूरा का पूरा। समुद्र से क्या घिरा हुआ है भैया? समुद्र से घिरा हुआ है पूरा का पूरा क्या? समुद्र से घिरा हुआ है पूरा का पूरा आपका पृथ्वी जो है नदियों से और समुद्रों से घिरी हुई है। ये सारी बातें जो बताता है वो कौन बताता है? ये बताता है भैया आपका होमर, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए और हवाओं जो आती हवाएं चलती हैं उसको भी इसने कैटेगराइज किया। दूसरे विद्वान हैं आपके यूनान के, उनका नाम है थेल्स। थेल्स को जो है आयोनियन दर्शन का संस्थापक भी माना जाता है और आयोनियन दर्शन का जनक भी इसको या पिता कहा जाता है। इन्होंने ज्यामिति में अनेक प्रमेयों की रचना करी है। थेल्स ने तमाम प्रकार के प्रमेय के बारे में थेल्स ने बताया। इसका योगदान गणितीय भूगोल के विकास में रहा। यह पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी को मापने और पृथ्वी तल पर मौजूद स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया। इन्होंने पृथ्वी को तस्तरी समान पानी पर तैरता हुआ बताया कि पृथ्वी जो है एक तस्तरी की भांति है जो पानी पर तैर रही है। ऐसा किसने बताया? ऐसा बताया था थेल्स महोदय ने, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। थेल्स के बाद में आता है अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर की अगर बात की जाए तो तीसरा विद्वान है यूनान का ये, ठीक है। और अनेक्सिमेंडर जो था ये थेल्स का शिष्य था। अनेक्सिमेंडर कौन था? थेल्स का शिष्य था ये, ठीक है, जिसे बेबीलोनियानी यंत्र नोमोन यूनानियों का परिचय कराया। नोमीन सूर्य घड़ी के समान ही कार्य करने वाला एक यंत्र था। तो यंत्र एक प्रकार से बेबीलोनियन यंत्र है। नोमेन जो था ये सूर्य की घड़ी के समान ही काम करता था। सूर्य की दिशा मतलब सूर्य जैसे जैसे बढ़ते थे उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी दिशा बदलती थी और ये आपको समय बताता था। अनेक्सिमेंडर वह प्रथम विद्वान था जिसने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। तो प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? तो अनेक्सिमेंडर ने बनाया था। इसके विश्व मानचित्र के मध्य में यूनान को दिखलाया गया है, यानी यूनान में कौन है? विश्व के मानचित्र जो इसने बनाया है मापक के आधार पर उसमें यूनान जो है बीच में है, यूनान बीच में दिखाया गया है। और यह मानचित्र गोलाकार है जो चारों ओर सागर सरता से घिरा है। सागर माने होता है नदी, सागर माने होता है सागर और सरिता माने होता है नदी, यानी समुद्र से घिरा हुआ है, सागर से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ है पृथ्वी। और गोलाकार पृथ्वी का एक प्रकार से अध्ययन किया इसने और चारों तरफ बताया कि पानी भरा हुआ है और बीच में उसके एक प्रकार से पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे बीच में कौन सा स्थान है? वो है यूनान, ठीक है। ये किसने बताया? अनेक्सिमेंडर ने। अगला विद्वान है यूनानियों में वो है हिकेटियस।
हिकेटियस की अगर बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त विद्वान है। भूगोल का पिता भी हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, चूँकि भूगोल के पिता के रूप में कई सारे विद्वानों का नाम आता है। ठीक है, हिकेटियस, इरास्थनीज, चूँकि इन लोगों ने बहुत काम किया है भूगोल पर। हेरोडोटस तो इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो हिकेटियस जो था इसको भूगोल का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसी ने सर्वप्रथम विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया। तो विश्व का क्रमबद्ध वर्णन किसने प्रस्तुत किया? हिकेटियस ने प्रस्तुत किया। इसने जैसे पीरियड्स अथवा पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ किया। पीरियड्स और पृथ्वी का वर्णन यानी कि एक प्रकार से पृथ्वी का वर्णन नाम का ग्रंथ है, और पीरियड्स ये भी एक इसका ग्रंथ है हिकेटियस का। इन दोनों ग्रंथों की रचना करी, और इस पुस्तक को प्रादेशिक भूगोल का ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी के वर्णन को। पीरियड्स की अगर बात करें, पीरियड्स अथवा पृथ्वी का वर्णन इसी को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक ही ग्रंथ है। तो इस पुस्तक को प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ मानते हैं, इसीलिए इसको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। बाद में इस पुस्तक को पेरीप्लस अर्थात तटीय सर्वेक्षण भी कहा जाने लगा। ठीक है, इसको पेरीप्लस मतलब कि तटीय सर्वेक्षण भी कहा जाने लगा। हिकेटियस के समय कैस्पियन सागर को हिकेनियस के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरीके से हिकेटियस जो था ये बड़ा फेमस विद्वान था यूनान में, और पूरे संसार के लिए आज विद्वान है। अगला प्रश्न है पांचवा, हेरोडोटस जो था वो कौन था? हेरोडोटस भी यूनानी एक प्रकार से विद्वान था, एक इतिहासकार है पहले ये, लेकिन भूगोल के क्षेत्र में भी इसने काफ़ी योगदान दिया है। इतिहास का पिता इसको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से इतिहास को जानते हैं। ऐतिहासिक भूगोल के विकास में काफ़ी योगदान दिया है इसने। किसने काफ़ी योगदान दिया भैया? तो इसने काफ़ी योगदान दिया है हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने भूगोल के मतलब भूगोल के और खास करके ऐतिहासिक भूगोल के विषय में काफ़ी योगदान दिया है इन्होंने। ठीक है, हेरोडोटस ने। इन्होंने नील नदी जो कि मिस्र में पड़ती है, उसके मैदान में जो काली मिट्टी जमी है, उस काली मिट्टी और उसका जो उससे उस नदी से जो बनने वाला डेल्टा है, उस डेल्टा का एक प्रकार से वर्णन किया है आकार के साथ, मतलब चित्र के साथ वर्णन किया है। इन्हें ही मिस्र को नील नदी मतलब इन्होंने ही मिस्र को नील नदी का देन कहा कि मिस्र जो है वो नील नदी की ही देन है। इसने ही भूखंडों को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया। पृथ्वी के भूखंड जो थे उसको 3 खंडों में बांटा। हेरोडोटस ने पहला था यूरोप, दूसरा है एशिया, और तीसरा था लीबिया। लीबिया माने अफ्रीका। इन्होंने तापमान और पवन के चलन में सहसंबंध भी स्थापित किया। तो इस तरीके से हेरोडोटस ने ये तमाम प्रकार के काम किए। अगला विद्वान था आपका प्लेटो। प्लेटो जो था ये भी यूनानी विद्वान था। प्लेटो का मानना था कि पृथ्वी चपटी होने के बजाय गोलाकार या वलयाकार है। प्लेटो ने भूकेंद्रीय पर जोर देते हुए बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र पर है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और ये सिद्धांत कापरनिकस के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जो कि 1543 में दिया है उनके पूर्व तक मान्य रहा। क्योंकि कापरनिकस ने जब एक प्रकार से सिद्धांत दिया तब तक एक प्रकार से इन्हीं का सिद्धांत चलता रहा था, प्लेटो वाला। उसके बाद कापरनिकस के आ जाने से प्लेटो का सिद्धांत का खंडन हुआ 1543 में आकर के। तो प्लेटो ये था। अगला प्रश्न 7वां नंबर मतलब अगला विद्वान है अरस्तु। अरस्तु जो था प्लेटो का शिष्य था, और इसके महत्वपूर्ण पुस्तक ब्रह्मांड का वर्णन और जलवायु विज्ञान पर इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि बड़ी फेमस है। इसके अलावा अगला विद्वान है आपका थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की अगर बात की जाए तो यह अरस्तु का शिष्य था, और इसने वनस्पति तथा जलवायु को एक दूसरे से संबंधित माना। वनस्पति भूगोल का आरंभ यहीं से माना जाता है। ठीक है, और इसी कारण से इसे फादर ऑफ बायोग्राफी भी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोजियोग्राफी। फादर ऑफ बायोजियोग्राफी किसको बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, अरस्तु का शिष्य था। वनस्पति भूगोल का आरंभ जो है इसके द्वारा ही होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आगे देखते हैं, अगला विद्वान जो था वो था ये जो है आपका इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज की अगर बात की जाए तो ये पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए एक प्रकार से कुछ विद्वान क्या लगभग सभी विद्वान इरेटास्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं। ठीक है, हिकेटियस को तो भूगोल का पिता कुछ विद्वानों ने कहा, लेकिन हिकेटियस जो था एक प्रकार से वो जनक तो था, भूगोल का जनक माना जाता, लेकिन एक व्यवस्थित भूगोल के जनक की अगर बात करें तो इरेटास्थनीज था। इरेटास्थनीज ने सर्वप्रथम मानचित्र निर्माण में निर्देशांकों और मतलब अक्षांश और देशांक मतलब कि निर्देशांकों को अक्षांश और देशांतर में विभाजित किया, और अक्षांश और देशांतर में एक प्रकार से बांटा। अक्षांश क्या देशांतर क्या आपको बता दूं, ये पृथ्वी आपकी है मान लेते हैं,
एक मैं फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये आपकी पृथ्वी है। अब इस पे अक्षांश जो है आपका, ये रेखाएं जो होती हैं, ये रेखाएं जो होती हैं पृथ्वी पर, ये रेखाएं आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए इन रेखाओं की, अगर बात की जाए तो ये रेखाएं आपकी जो लंबी लंबी रेखाएं हैं, वो रेखाएं आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये रेखाएं कौन सी हैं? ये रेखाएं आपकी देशांतर रेखाएं हैं। और जो ये एक प्रकार से आपकी जैसे ये आपकी जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। ये आपकी मकर रेखा है, मतलब कर्क रेखा ये है ऊपर वाली, मकर रेखा है, ठीक है। नीचे वाली मकर रेखा है, ऊपर वाली कर्क रेखा है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपकी जो मैंने गाढ़ा कलर से कर दिया, ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो लंबा कलर से मैंने ये कर दिया गाढ़ा, ये ठीक है लंबी वाली रेखाएं, ठीक है, जिस पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। तो इसी ने सबसे पहले किसने, इरेटास्थनीज ने ही ऐसा किया था, अक्षांश और देशांतर में बांटा था। इन्होंने ही पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में बांटा। उसमें आपका उष्ण कटिबंध और तमाम प्रकार के कटिबंध बता, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ऐसे कई कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है। ऐसे कई कटिबंधों में इसने पृथ्वी को बांटा। और इसी ने सबसे पहले, यानी कि इरेटास्थनीज ने सबसे पहले देसी यंत्र नामोन की सहायता से विषुवत रेखा के करीब, मतलब कि विषुवत रेखा भी करीब करीब विषुवत रेखा की सही लंबाई इसने बताई थी, ठीक है, इसी यंत्र का सहायता लेकर के। तो ये था आपका इरेटास्थनीज। अगले विद्वान थे यूनान के, वो थे हिप्पारकस। हिप्पारकस एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ था, जिसने इक्विनास का पिता, मतलब इक्विनास का पता लगाया था और वर्ष की लंबाई बताई थी इसने। यह पहला विद्वान था जिसने असीरियाई गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री देशांतरीय वृत्त को बृहद वृत्त बताया था कि 360 डिग्री का जो देशांतरीय वृत्त है, ये एक प्रकार से बृहद वृत्त है। इसने ही एक प्रकार सबसे पहले बताया था हिप्पारकस ने 3 विमीय गोलाभ को 2 विमीय तल में बदलने का तरीका भी खोज लिया था। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गोलीय भाग को समतल क्षेत्र में बनाना संभव हो पाया था। इसने 2 प्रक्षेप विधि बताए। पहला था समरूपीय प्रक्षेप विधि, दूसरी थी लंब रेखीय प्रक्षेप विधि, ठीक है। 11वां विद्वान था, वो था पेसिडोनियस की अगर बात की जाए तो पेसिडोनियस जो था, ये इसने सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है। इन्होंने पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में होने वाले के कारण से समुद्र में जो दीर्घ आता है, जो दीर्घ ज्वार आता है, और जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को समकोण की स्थिति में होने के कारण से लघु ज्वार जो है वो आता है, ये इसने बताया था। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जब समकोण की स्थिति में होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तब लघु ज्वार आता है। और जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं तो ऐसी स्थिति में दीर्घ ज्वार आता है। इस बात का पता लगाया किसने? इस बात का पता पेसिडोनियस ने ही लगाया था। महासागरों को ज्ञात करने का यह पहला इंसान था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो महासागरों को ज्ञात करने वाला ये पहला इंसान था पोसिडोनियस ने भौतिक भूगोल को तर्कसंगत ढंग से विकसित किया, जिसके कारण से इन्हें भौतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरीके से जो है योगदान रहा किसका, पोसिडोनियस का। पोसिडोनियस जो था, इसने क्या किया, पोसिडोनियस की अगर बात किया तो इसने बताया कि भाई दीर्घ ज्वार और जो लघु ज्वार होते हैं वो क्यों आते हैं। महासागरों को ज्ञात करने वाला पहला इंसान यही था। पोसिडोनियस ने ही भौतिक भूगोल को तर्कसंगत ढंग से विकसित किया, जिसके कारण से भौतिक भूगोल का पिता भी पोसिडोनियस को ही कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भूगोल के विकास में रोमन कालीन भूगोलवेत्ताओं के योगदानों को रेखांकित कीजिए। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान रखिएगा। उत्तर क्या लिखेंगे कि देखिए, यूनानी साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ कि सत्ता की बागडोर रोमन लोगों के हाथ में आ गई। रोमन जो था, मतलब यूनानी साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद में फिर रोमन साम्राज्य के हाथ में पूरी बागडोर आ जाती है। रोमन विभिन्न, मतलब कि तमाम प्रकार के, ना तो यूनानियों के समान दार्शनिकता थी, विभिन्न जो यूनानी लोग थे उनमें ना तो यूनानियों की दार्शनिकता थी और ना ही उन जैसी वैज्ञानिक विचारधारा। हालांकि अधिक क्रियाशील जरूर थे। उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार, प्रशासन और सैनिक विजय। अधिक परिणाम स्वरूप उन्होंने सिद्धांतों के स्थान पर प्रायोगिक कार्य बहुत ज़्यादा किए। यानी एक प्रकार से आप देखते हैं इसमें जो भी रहा है वो या तो यात्री के रूप में यात्रा करी है, या विदेशी व्यापार के चक्कर में, यानी व्यापार करते समय जो ज्ञान मिल गया भौगोलिक, उसका वर्णन किया है।
रोमन कालीन भूगोलविदों में खास करके पॉलीबियस, सेनेका, स्ट्रैबो, टॉलेमी, प्लिनी, पंपोनियस मेला, इन सभी का नाम उल्लेखनीय है। सबसे पहले विद्वान है पॉलीबियस। पॉलीबियस की अगर बात किया है तो इनकी अभिरुचि इतिहास में अधिक थी। उत्तरी अफ्रीका के तट, गाल और स्पेन मध्य के क्षेत्रों में अन्वेषण यानी खोज का उत्तरदायित्व संभालने के बाद में उन्होंने क्षेत्रीय विवरण भी दिया पॉलीबियस ने। पॉलीबियस के द्वारा ही आल्पस जो पर्वत है, जो एक प्रकार से, इसके अलावा इटली का जो भौगोलिक विवरण है इसके बारे में, आल्पस पर्वत, इटली के भौगोलिक वर्णन, इटली के बारे में विस्तार से बताने का काम किया है पॉलीबियस ने। ठीक है, ये रोमन साम्राज्य का विद्वान है। स्ट्रैबो अगला है। स्ट्रैबो ने उस समय के बसे संसार के ज्ञात भाग को अपनी बहुचर्चित पुस्तक जियोग्राफिका जो है विश्वकोश में वर्णित किया। भूगोल का यह ग्रंथ 17 खंडों में विभाजित, इसके पहले 2 खंडों में पृथ्वी का एक इकाई के रूप में वर्णन किया गया है। अगले खंडों में इटली, यूनान और यूरोप का वर्णन किया गया है। स्ट्रैबो के भूगोल में क्षेत्र विवरण 3 से 17वें खंड में एक प्रकार से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के स्ट्रैबो ने जो किया है, स्ट्रैबो ने जो है भूगोल का एक प्रकार से जानकारी बहुत ज़्यादा दी है और इसने एक प्रकार से मानचित्र पर वही काम किया है स्ट्रैबो ने। और एक प्रकार से स्ट्रैबो ने ऐतिहासिक भूगोल की जो है आधारशिला रखी। इन्होंने यूरोपीय देशों, भूमध्य सागरीय प्रदेशों के भौतिक आकारों, तटों और उसके आसपास के जो तटीय इलाके थे उनके उन्हीं रेखाओं का वर्णन किया। इसके अलावा इन्होंने जनसंख्या के वितरण और स्थानांतरण पर भी प्रकाश डाला। स्ट्रैबो ही पहला व्यक्ति था जिसने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान के रूप में घोषित किया। क्षेत्र वर्णनी मतलब कि क्षेत्र के बारे में यानी प्रादेशिक भूगोल के बारे में जानकारी देने का काम किया। स्ट्रैबो ने जनसंख्या के अध्ययन पर भी बल दिया और बताया कि विभिन्न भूभागों में रहने वाली जनसंख्या के क्रियाकलाप में विभिन्नता तथा समानता पाई जाती है जिनका संबंध भौगोलिक दशाओं से है। तो इस तरीके से स्ट्रैबो ने सारी चीज़ें बताई। तीसरी बात है पंपोनियस मेला ने। पंपोनियस मेला जो तीसरा विद्वान है रोमन साम्राज्य का, ये दक्षिणी स्पेन का निवासी था। इसके ग्रंथ 2 खंडों में लैटिन भाषा में प्रकाशित हुए हैं। प्रथम खंड जो है वो ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित था और दूसरा मतलब ब्रह्मांड विज्ञान पर जो आधारित था उसमें पृथ्वी की स्थिति ब्रह्मांड के बीच में मानी गई है। और जो ग्रंथ का दूसरा भाग था या दूसरा खंड था वो था डी कारोग्राफिया की अगर बात की जाए तो जिसमें पृथ्वी को 5 बड़े क्षेत्रों में बांट दिया गया है। उसमें उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र का विस्तृत वर्णन जो है उस 5 क्षेत्रों में से किया है पंपोनियस मेला ने। ठीक है, इसके अलावा जो है रोमन साम्राज्य में आता है अगला विद्वान सेनेका की अगर बात की तो इसकी रुचि मुख्य रूप से भौतिक भूगोल में थी। भौतिक भूगोल को लेकर के सेनेका ने कई काम किए हैं। ठीक है, इनके अध्ययनों में भूकंप, शैल क्षरण यानी कि जो मृदा मतलब जो शैल यानी जो पत्थर है उसका जो क्षरण होता है, पत्थर जो कट करके बहता है, पत्थर टूटता है, ये इस पर तमाम ग्रंथ लिखे। भूकंप से रिलेटेड शैल क्षरण नामक ग्रंथ भी लिखा जिसमें खगोल तथा जलवायु का भी भौगोलिक विश्लेषण इसने किया। किसने? सेनेका ने। इसके बाद में प्लिनी का नाम आता है। प्लिनी जो था रोम के प्रसिद्ध इतिहासकार माना जाता है। प्लिनी, इसका जन्म हुआ था नोवोम कोमुम यानी कि कोमो में। इसके द्वारा प्राकृतिक इतिहास नाम की पुस्तक लिखी गई। इन नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक प्लिनी ने लिखी है। ठीक है, जो कि 37 खंडों में प्रकाशित है। इसके प्रथम 2 खंड में आकाशीय पिंडों, पृथ्वी की आकृति और आकार के बारे में बताया गया है। धरातल और ऋतुओं, इन सभी का वर्णन किया गया है। 3 से 6 खंडों में प्रादेशिक भूगोल का वर्णन किया गया है। 7वें से 11वें खंड में आप देखेंगे जीव विज्ञान और मानव भूगोल पर मानव विज्ञान तथा मानव शास्त्र का वर्णन करता है ये। शेष खंडों में वनस्पति विज्ञान का वर्णन किया गया है प्लिनी के प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृतिक इतिहास में यानी कि नेचुरल हिस्ट्री में। इसके द्वारा रचित ग्रंथ जो है वैज्ञानिक तथ्यों से भरा पड़ा है। तो प्लिनी जो था एक वैज्ञानिक इतिहासकार भी माना जा सकता है इसको। ठीक है, प्राकृतिक इतिहास इसने लिखी पुस्तक, उसमें तमाम प्रकार की जानकारी दी है भौगोलिक। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राचीन यूनानी विद्वानों के विकास में टॉलेमी के योगदान की व्याख्या कीजिए। टॉलेमी की अगर बात की जाए तो टॉलेमी अलेक्जेंड्रिया का निवासी था। वास्तव में इसका जन्म यूनान के टॉलेमिस हार्मी नाम के स्थान पर हुआ था। एक नगर पड़ता है वहीं पर हुआ था यूनान में। और बाद में वह अलेक्जेंड्रिया के विद्या केंद्र में निवास करने लगे, इसीलिए अलेक्जेंड्रिया के टॉलेमी के नाम से विख्यात हो जाते हैं। टॉलेमी प्रधानतः खगोल शास्त्र और गणित के विद्वान माने जाते थे। उनकी रुचि की बात की है तो इनका जो इंटरेस्ट था गणितीय भूगोल में इतना अधिक हो गया कि उन्होंने मानचित्र कला और सामान्य भूगोल में भी महत्वपूर्ण योगदान हासिल किया। बहुत अच्छा विद्वान एक प्रकार से टॉलेमी था।
खगोल शास्त्र के बारे में टॉलेमी एक प्रकार से टॉलेमी ने अलेक्जेंड्रिया की वेधशाला में अनेक उल्लेखनीय खगोल शास्त्रीय मतलब खगोलीय शोध किया था। मतलब कि शोधशाला जो है ये शोधशाला कर लेंगे। अलेक्जेंड्रिया की जो शोधशाला है उसमें तमाम खोज किया इन्होंने, तमाम खगोलीय शोध किया। अनेक नक्षत्रों के उदय और अस्त होने का कारण और सारी चीज़ें बताई। गोधूली ऋतु आदि का एक कैलेंडर बनाया। उसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ग्रहीय सिद्धांत यानी कि प्लेनेटरी हाइपोथेसिस भी इसकी बड़ी फेमस है। टॉलेमी ने अपने पूर्ववर्ती जो विद्वान है जैसे हिपार्कस हो गए, इनके सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना। उनके अनुसार पृथ्वी स्थिर थी, यानी पृथ्वी घूमती नहीं, पृथ्वी स्थिर है। आकाशीय पिंड इसके चतुर्दिक परिक्रमण करते हैं। जो आकाशीय पिंड है, जो तमाम प्रकार के तारे वारे हैं या जो भी हैं, वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। खगोलीय पिंडों की भिन्नता उनके परिभ्रमण की मतलब परिक्रमण मार्गों की भिन्नता के कारण थी। उन्होंने वेधशाला में निरीक्षण करके 1022 नक्षत्रों की सूची तैयार की और उनके अनुसार आकाश में एक स्थिर नक्षत्र मंडल है और उसके बाहर की ओर गतिशील नक्षत्र मंडल है। सबसे बाहरी भाग में सबसे अधिक गतिशील मतलब गतियाँ होती हैं। इनके सिद्धांत और परिकल्पनाएं यूरोपीय देशों में लगभग 15वीं शताब्दी तक पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार किए जाते थे। उसके बाद में क्या हुआ कि तमाम प्रकार के नवीन विचारकों मतलब विचार आने लगे, तमाम विचारक आए, उन लोगों ने इनके विचारों का खंडन भी किया और इस तरीके से इनके कार्यों का संकलन आप देखेंगे अरबी भाषा की एक पुस्तक है अल मर्जेस्ट, उसी में वर्णित किया गया है। सामान्य भूगोल, गणितीय भूगोल और मानचित्र कला में भी टॉलेमी की योगदान रहा है। टॉलेमी का ग्रंथों की श्रृंखला जो रही, इसकी जियोग्राफिया 8 भागों में प्रकाशित है। इसके प्रथम भाग में मुख्य रूप से सैद्धांतिक नियम प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें ग्लोब की रचना और मानचित्र प्रक्षेप की विधियों का उल्लेख किया गया है। द्वितीय खंड से लेकर के 7वें खंड भाग में लगभग 8000 स्थानों के नाम और उनकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। इन स्थानों में अधिकांश की जानकारी प्राचीन मानचित्रों अथवा यात्रा विवरणों से ली गई हैं। 8वां भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें मानचित्र कला के सिद्धांतों का विवरण जो प्लिनी का स्वयं का था उसको उसने बताया है। इसमें गणितीय भूगोल प्रक्षेपों और खगोलीय मतलब खगोल की जो निरीक्षण है उसकी व्याख्या करी गई है। तो इस तरीके से इसने ये था एक प्रकार से आपका टॉलेमी, ठीक है, क्लैडियस टॉलेमी या इसी को बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया की जो का टॉलेमी या अलेक्जेंड्रिया के टॉलेमी, ठीक है। तो प्राचीन यूनानी विद्वानों में टॉलेमी का भी योगदान बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन प्रश्नों को समझा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा में यही प्रश्न आपके आएंगे। अच्छा, 12 मीर के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा वैदिक काल में भूगोल की संक्षिप्त ज्ञान के बारे में बताएं। तो वैदिक काल में भी आप देखते हैं, चूँकि वैदिक काल का युग रहा है 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है उसमें कई प्रकार की नदियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप देखेंगे यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसकी ऋचाओं में पर्वत, नदियों, तत्कालीन आदिवासियों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हिमावंत और मुजावत नामक पर्वतों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नदियों में ऋग्वेद में सरस्वती, सरयू, सिंधु इन सभी का नाम मिलता है। इसमें सृष्टि, सूर्य की विशेषता और उसका प्रभाव, सौरमंडल, जीवों का विकास, ये सब आपको वैदिक कालीन भौगोलिक ज्ञान में मिल जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में वायुमंडल का भी उल्लेख मिलता है। इसमें उत्तमा, परमा और तृतीया नाम की वायुमंडलीय परतें 3 परतें बताई गई हैं, ठीक है। उत्तमा माने जो एक प्रकार सबसे अच्छी, फिर परमा, फिर तृतीया, इस तरीके से बताया गया है। यजुर्वेद में आप देखते हैं मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में भी आपको देखते हैं जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में आप देखते हैं कुंभ पर्वत का मतलब कुंभ पर्वत का वर्णन मिलता है, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ तमाम सारे हैं, तमाम उपनिषद हैं, तमाम संहिताएँ हैं, उन सभी में आप देखते हैं तमाम प्रकार के नदियाँ, जैसे आप देखते हैं सप्तद्वीपा वसुंधरा 7 द्वीपों के बारे में, नदियों के बारे में आप देखते हैं वर्णन मिलता है। नदियों में खास करके जैसे गंगा मतलब कि ब्रह्मा मतलब कि आप देखते हैं जब आप कलश आवाहन का मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं एक मंत्र आता है कि जो है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सानिधिं कुरु सर्वे समुद्रा सरितस्य तीर्थानि जलदा नदा आयन्तु मम सन्न्यास दुरिच्छय कारका, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार से जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अंगेश सर्वे सर्वे कसम समासता, ठीक है। ये सभी के बारे में तो गंगा, यमुना, सरस्वती इन सभी नदियों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये सब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। पंपोनियस मेला, स्ट्रेबो, पॉलीबियस, ये सब आपके रोमन भूगोलवेत्ता हैं। ऐसे ही आपके ये यूनानी भूगोलवेत्ता हैं।
अमेरिकन भूगोलवेत्ता भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसको लेकर के मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो देख लीजिएगा। कौन सी वीडियो? एक मॉडल पेपर दिया हो तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे दीर्घ उत्तरीय जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते थे, तो मैंने सोचा आपको इनको बता दिया जाए, ठीक है। बाकी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों की एक प्रकार से बारे में मैंने आपको बताया है, आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इराटोस्थेनीज का योगदान बड़ा फेमस रहा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। थेल्स, अनेक्सिमेंडर, ये सब यूनानी भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है। और मध्यकाल में आप देखते हैं जो विदेशी जो है यात्री आए, जैसे इब्न बतूता आया मोरक्को से, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं तमाम यात्री हैं, अल अल मसूदी, अल फरगानी, ठीक है, अल ममून, वास्को डिगामा, मार्को पोलो, ऐसे तमाम प्रकार के विद्वान हैं। इन सभी विद्वानों ने यात्राएं करी, यात्रा के दौरान भी तमाम जानकारी दी है, तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।